प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बीजेपी नेताओं से कहा कि वो वोट की चिंता किए बिना देश समाज बदलने के लिए काम करें। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पसमानदा, बोहरा समाज, प्रोफेशनल, पढ़े लिखे मुस्लिम समाज के साथ साथ सभी धर्मों के लोगों से मिलिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का सबसे अच्छा युग आ रहा है और सभी लोगों को विकास के लिए समर्पित होने की जरूरत है। आतंकवाद के खिलाफ अभियान में भारत की बड़ी जीत हुई है। यूएनएससी ने लश्कर तैयबा के आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया है। मक्की को ग्लोबल आतंकवादी घोषित कराने में पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ फैसला लिया है। मक्की 26/11 मुंबई अटैक और लाल किले पर आतंकी हमले समेत कई हमलों में शामिल है। अब्दुल रहमान मक्की के ग्लोबल टेररिस्ट घोषित होने के साथ ही पाकिस्तानी सेना और आईएसआई ने दाऊद इब्राहिम का ठिकाना बदल दिया है। सूत्र बता रहे हैं कि भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी दाऊद इब्राहिम को कराची के डिफेंस एरिया में शिफ्ट कर दिया गया है। खबर यह भी है कि दाऊद इब्राहिम ने पहली पत्नी महजबीन को तलाक देकर दूसरी शादी कर ली। दाऊद की दूसरी शादी पाकिस्तानी ही है, दूसरी शादी जिससे हुई है। भारत से बातचीत की गुहार लगाने के बाद पाकिस्तान फिर पलट गया है। पाकिस्तान ने कहा है कि जब तक कश्मीर में अनुच्छेद 370 की वापसी नहीं होगी तब तक भारत से बातचीत नहीं होगी। इससे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने यूएई के एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू में कहा था, हमने भारत से 3 युद्ध लड़े हैं, हमने सबक सीख लिया है। पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी के बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों पर राहुल गांधी ने विराम लगा दिया। राहुल गांधी ने कहा है कि उनकी और वरुण गांधी की विचारधारा अलग है। राहुल गांधी ने कहा कि मैं उनसे गले तो मिल सकता हूं लेकिन हमारी विचारधारा नहीं मिलती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के प्राइवेट स्कूलों को कोरोना काल में ली गई स्कूल फीस का 15% लौटाने का आदेश दे दिया है। कोर्ट ने कहा है कि जो छात्र स्कूल में पढ़ रहे हैं उनसे साल 2020-21 में वसूली गई फीस का 15% अगले सत्र में एडजस्ट करना होगा और जो स्कूल छोड़ चुके हैं उन्हें फीस का 15% लौटाया जाए। बिहार में रामचरितमानस को लेकर जेडीयू आरजेडी गठबंधन में दरार बढ़ती जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि उन्होंने रामचरित पर आपत्तिजनक बयान देने वाले शिक्षा मंत्री से बयान वापस लेने की मांग की है। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। 26 जनवरी को रिलीज हो रही फिल्म गांधी गोडसे एक युद्ध पर राजनीतिक विवाद बढ़ गया है। मध्य प्रदेश के भोपाल में कांग्रेस ने फिल्म के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने कहा है कि महात्मा गांधी के हत्यारे गोडसे को महिमामंडित करने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी ने कहा है कि देश में सभी को अभिव्यक्ति की आजादी है। गंगा विलास अटका नहीं था बल्कि उसे फेक न्यूज के कीचड़ में अटकाने की एक बहुत बड़ी साजिश रची गई थी। आखिर वो कौन सा गैंग है जो वंदे भारत से लेकर गंगा विलास तक भारत की हर बुलंद तस्वीर पर जश्न नहीं मनाता, जलता है। आज देश नहीं झुकने देंगे में भारत की उसी बदनाम ब्रिगेड का सबसे सामना कराएंगे और गंगा विलास पर अटकी सोच का, गंगा विलास नहीं अटका, गंगा विलास पर अटकी सोच का पूर्ण सत्य आपको बताएंगे। अब पाकिस्तान को भी आटे दाल का भाव पता चल गया है। भारत से 3 युद्ध हारने के बाद अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ शांति के कबूतर उड़ा रहे हैं। लेकिन कितने शरीफ हैं शहबाज। पाकिस्तान की इसी सरेंडर मोड को हम आज डिकोड करेंगे। तीसरी बड़ी खबर, आज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चीन ने भी पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया है। हाफिज सईद के रिश्तेदार, आतंक के रिश्तेदार अब्दुल रहमान मक्की को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कर दिया गया है। आज हम आतंक के खिलाफ भारत की इसी कूटनीतिक क्रांति की भी बात करेंगे। और चौथी बड़ी खबर, देश की राजधानी दिल्ली में एक हिंदू की 8 टुकड़े करके बेरहमी से हत्या कर दी गई। लेकिन इस खबर की चर्चा आपको कहीं नहीं मिली होगी, आपने सुनी भी नहीं होगी ये खबर। इस पर सेकुलर सन्नाटा पसरा हुआ है। आज हम आपको बताएंगे कि हाथ में त्रिशूल के निशान को देखकर कैसे एक व्यक्ति के 8 टुकड़े कर दिए गए। आज हम सर तन से जुदा पार्ट 3 से पर्दा हटाएंगे। लेकिन सबसे पहले उन लोगों को फेक न्यूज की वैतरणी पार कराएंगे जो चाहते हैं कि उनके द्वारा फैलाए गए फेक न्यूज के कीचड़ में देश के सारे कीर्तिमान फंस कर रह जाएं। देखिए, इस खबर के केंद्र में आप समझिए वो लोग हैं
जिन्होंने कल दुनिया के सबसे लंबे और आलीशान रिवर क्रूज गंगा विलास क्रूज के बारे में फेक न्यूज फैलाई कि क्रूज गंगा नदी में पानी कम होने की वजह से अटक गया और इस पर सवार विदेशी सैलानियों को छोटी बोट्स के जरिए रेस्क्यू करके किनारे पर लाया गया। फेक न्यूज फैलाई गई कि माना जाता है कि गंगा नदी जब पितृलोक में बहती है तो वैतरणी कहलाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग इस पृथ्वी पर पाप करते हैं उन्हें मृत्यु के बाद दुर्गंध, मांस और रक्त से भरी वैतरणी नदी को पार करना होता है। आज के दौर में फेक न्यूज फैलाना सबसे बड़ा पाप है और इस पाप का प्रायश्चित इतना ही है कि आप सच की गंगा में डुबकी लगाने के लिए अब तैयार हो जाइए। इसी गंगा नदी के रास्ते इन दिनों भारत का शानदार क्रूज 52 दिनों के सफर पर है। इस क्रूज का नाम है गंगा विलास, जिसे शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर वाराणसी से रवाना किया था। पूरी खबर समझिएगा। इन 52 दिनों के दौरान ये आलीशान क्रूज, भारत की शान, भारत का गौरव 3200 किलोमीटर का सफर तय करेगा। भारत और बांग्लादेश की 27 नदियों से होकर गुजरेगा। रिवर क्रूज ये दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज है जो भारत में, और देश का पहला ऐसा क्रूज है जिसका निर्माण भारत में ही हुआ, मेड इन इंडिया। 3 मंजिलों वाले 18 स्वीट्स, जिम, स्पा और रेस्टोरेंट्स जैसी सुविधा से युक्त इस क्रूज पर सवार स्विट्जरलैंड के 32 नागरिक इन दिनों नदियों के रास्ते भारत की सांस्कृतिक विरासत को देख रहे हैं, भारत भ्रमण पर हैं। और ये लोग भारत की संस्कृति, खूबसूरत तस्वीरें हैं ये लोग भारत की संस्कृति और विरासत को देखकर मंत्रमुग्ध हैं। लेकिन हमारे देश में कुछ विघ्न संतोषी ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि भारत का विश्व में सम्मान हो। कुछ ऐसे ही लोगों ने कल गंगा विलास को लेकर एक फेक न्यूज फैलानी शुरू कर दी। इसमें कहा गया कि गंगा विलास बिहार के छपरा में नदी में कम पानी की वजह से अटक गया। फेक न्यूज फैलाई गई। सोशल मीडिया और मुख्यधारा की मीडिया का एक बड़ा हिस्सा भी इस फेक न्यूज का शिकार हो गया। पहले खबर आई कि अटक गया, फिर रेस्क्यू किया गया। जब यह क्रूज कल पटना पहुंचा तो वहां भी इसके अटक जाने की झूठी खबरें फैलाई गईं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इसे हवा दी और इस क्रूज के एक वीडियो को ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, अब समझ आया क्रूज और नाव का फर्क। अब क्या इन यात्रियों को हवाई जहाज के माध्यम से वायु विलास कराएंगे? मजाक उड़ाया गया भारत के गौरव का। ये सीधे सीधे मजाक उड़ाया अखिलेश यादव ने, तंज कसा मजाक उड़ाया। लेकिन ये क्रूज छपरा में अटका ही नहीं था। अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं अखिलेश जी, आपके लिए भी है, उन तमाम लोगों के लिए है जो फेक न्यूज के या तो ट्रैप में आ गए, हम कहेंगे हो सकता है ट्रैप में आ गए हो अखिलेश जी, या जिन्होंने जानबूझकर भारत के गौरव का मजाक उड़ाया और फेक न्यूज फैलाई। यह क्रूज छपरा में अटका ही नहीं था और समय से पहले अपने गंतव्य पटना पहुंच गया। इस बात की पुष्टि इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन संजय बंदोपाध्याय ने भी की। लेकिन जब तक IWAI के चेयरमैन ये सफाई देते, ये फेक न्यूज अच्छों को गच्चा दे चुकी थी। भारत की हर प्रगति के अटकने की कामना करने वाले गंगा की सौगंध खा खा कर कहने लगे कि देख लिया शोशेबाजी का नतीजा, मजाक उड़ाया गया, देख लिया शोशेबाजी का नतीजा, देख ली मेड इन इंडिया क्रूज की काबिलियत, देख लिया कैसे केंद्र सरकार के दावों की पोल खुल गई, और देख लिया कैसे सरकार ने तरक्की का एक और तमगा पहनने की जल्दबाजी में इस क्रूज को उन नदियों में उतार दिया जहां पानी ही नहीं है। ये समझ ही नहीं पाए कि अपने देश का मजाक उड़ा रहे हैं ये विदेशियों के सामने, ये भारत का मजाक उड़ा रहे हैं। इनको लगा मोदी को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन ये अपने देश का, अपनी सांस्कृतिक विरासत का और अपने ही देश की हंसी उड़ा रहे थे। सच्चाई ये थी ही नहीं। सच्चाई वो थी जो आज हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम इन लोगों से ये कहना चाहते हैं कि चलिए अगर एक बार को चलिए मान भी लिया जाए कि क्रूज नदी में अटक गया था, चलिए मान भी लिया जाए, तो तालियां बजाने की क्या जरूरत है? अगर देश तरक्की के रास्ते पर है, दुनिया भारत को सम्मान की नजर से देख रही है, स्विट्जरलैंड के 32 यात्री प्रति व्यक्ति 12.5 लाख रुपए देकर भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के दर्शन करके खुश हैं,
तो इसमें विघ्न की कामना करने की क्या जरूरत है भाई? ऐसे लोगों के लिए हिंदी में एक शब्द है विघ्न संतोषी, जिसका अर्थ होता है कि दूसरे के काम में विघ्न आने पर आनंद मनाने वाला। और भारत में ऐसे विघ्न संतोषियों की कोई कमी नहीं है। ये लोग दिन रात इसी प्रार्थना में लगे रहते हैं कि भारत में जो कुछ भी हो जिससे देश का मान बढ़ता हो, उसमें किसी तरह से विघ्न आ जाए। मतलब अपना काम बने ना बने, दूसरे का नहीं बनना चाहिए। दूसरा मतलब भारत। इन्हीं लोगों को गंगा में तैरता आलीशान, ये जो इस वक्त आपके सामने है, ये आलीशान गंगा विलास क्रूज फूटी आंख निभाता है। और इन्हीं लोगों को भारत में दौड़ती शानदार वंदे भारत एक्सप्रेस, वंदे भारत से भी प्रॉब्लम है, उनको वंदे भारत से भी दिक्कत है। ये तस्वीरें देखिए ना, भारत के सारे कीर्तिमानों पर कलंक लगाने वाली ये बदनाम ब्रिगेड, वंदे भारत से लेकर ये विलास तक, ये जो विघ्न संतोषी विलाप करने वाले लोग हैं, जब इन लोगों की विघ्न की कामना काम नहीं आती तो ये लोग फेक न्यूज का सहारा लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं। ये तो वंदे भारत पर पत्थरबाजी, इस पत्थरबाजी गैंग के बारे में आगे आपको बताएंगे। जैसा कि कल गंगा विलास क्रूज के मामले में हुआ, गंगा विलास कहीं नहीं अटका था। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, असल में ये शानदार लग्जरी क्रूज ना तो गंगा नदी में अटका था और ना ही इसमें सवार विदेशी सैलानियों को रेस्क्यू करके, जैसे बचाया उनको, रेस्क्यू करके क्रूज से निकाला गया। हुआ ये था, समझिए, सुनिए बहुत ध्यान से और इस वीडियो को आगे तक पहुंचाइएगा। हुआ ये था कि क्रूज उत्तर प्रदेश के वाराणसी, गाजीपुर, बिहार के बक्सर और आरा से गुजरता हुआ कल छपरा पहुंचा। तय कार्यक्रम के अनुसार यहां गौरीगंज नाम की एक जगह पर इन सैलानियों को प्राचीन महत्व की एक जगह देखने जाना था। हॉल्ट था वहां पर। गौरीगंज में ही इस क्रूज को नदी के मेन चैनल में रोका गया। मैं समझाऊंगा मेन चैनल क्या होता है। इस क्रूज को नदी के मेन चैनल में रोका गया और वहां से छोटी बोट्स के जरिए इन यात्रियों को किनारे पर लाया गया। मेन चैनल पर रोका गया और फिर छोटी बोट्स के जरिए इनको नदी के किनारे पर लाया गया। अब यह सामान्य प्रक्रिया होती है, ये किसी भी क्रूज शिप के साथ अपनाई जाने वाली मानक प्रक्रिया है, ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, इसमें कुछ भी नया नहीं था। नाव से लाया गया, कह दिया कि इनका रेस्क्यू किया गया। अब समझिए, क्रूज शिप्स को मेन चैनल में रोका जाता है क्योंकि ये नदी का वो हिस्सा होता है जहां पानी सबसे ज्यादा होता है, पानी डीप होता है। और जब नदी के किनारे पर पानी कम होने की वजह से शिप सच में अटक जाता है, जिसे मेन चैनल में, जैसे मतलब मेन चैनल में गंगा विलास को रोका गया, वहां के वाटर वे का ड्राफ्ट 3.5 मीटर है। वाटर वे क्या होता है, मतलब वहां पर वाटर वे का जो ड्राफ्ट है वो 3.5 मीटर है, जबकि गंगा विलास को पानी में तैरते रहने के लिए 1.5 मीटर का ड्राफ्ट चाहिए। वाटर वे के ड्राफ्ट का अर्थ होता है किसी भी जहाज के हल के निचले हिस्से, मतलब जब जहाज है जहां वो पानी को टच कर रहा है उसके नीचे को, उसको ड्राफ्ट कहा जाता है। मतलब जहाज के हल के निचले हिस्से को ड्राफ्ट कहा जाता है। और पानी के बीच की दूरी जो होती है वो कितनी हो, गंगा विलास के लिए है मतलब जो 1.5 मीटर के आसपास, लेकिन वहां पानी था 3.5 मीटर। आपको मैं इसको एनिमेशन के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा, आप और अच्छे तरीके से इसको समझ पाएंगे। एनिमेशन के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, जहाज का वो हिस्सा, ये देखिए, अब ये आपके सामने जहाज, इसको बहुत ध्यान से देखिए, उसे हल कहते हैं। जब जहाज को पानी में उतारा जाता है तो जहाज पानी को डिस्प्लेस करता है और उसका हल पानी में डूब जाता है। अब जितना हिस्सा डूबेगा उसको हल कहा जाता है, HULL। जहाज के हल के निचले हिस्से और ऊपर उठे पानी की सतह के बीच जितनी दूरी होती है उसे ड्राफ्ट कहते हैं। जैसे ये इस वक्त आप देख रहे हैं, अब जो ड्राफ्ट है वो 1.5 मीटर, इतना पानी होना चाहिए। लोगों ने कह दिया डूब गया, पानी था 3.5 मीटर। ड्राफ्ट आप समझ गए, जो पानी की सतह से नीचे हल, उसे ड्राफ्ट कहते हैं। इस ड्राफ्ट की गणना के आधार पर ही कोई जहाज पानी में तैर पाता है। कहीं नहीं डूबा था, 1.5 मीटर पानी होना चाहिए, 3.5 मीटर था जहां पर इसको मेन चैनल पर रोका गया। अब गौरीगंज में गंगा के मेन चैनल में गंगा विलास के तैरते रहने के लिए पर्याप्त पानी था और मेन चैनल से ही बोट्स के जरिए सैलानियों को किनारे पर लाया गया।
जिसके बाद वो ऐतिहासिक महत्व की जगह देखने पहुंचे। आगे जब ये क्रूज सुंदरबन और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरेगा तब भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अब आप ये लिख कर ले लीजिए, तब भी ये लोग फेक न्यूज फैलाएंगे कि अटक गया, रेस्क्यू किया गया। वो नॉर्मल प्रक्रिया होती है, मेन चैनल पर रोका जाता है, मेन चैनल से गंगा किनारे लाया जाता है बोट्स के जरिए। वो मानक प्रक्रिया है। कोई भी जो क्रूज है वो किनारे तक नहीं, उसको मेन चैनल पर रोका जाता है। लेकिन हमारे देश के कुछ लोगों ने इसे लेकर ऐसी फेक न्यूज उसको शक्ल देकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की, फेक न्यूज के कीचड़ में गंगा विलास को डुबाने की ऐसी कोशिश की। खैर, इसके बाद हुआ यह कि तय समय पर यह क्रूज अपने अगले गंतव्य यानी कि घटना मतलब पटना पहुंचा। छपरा पटना पहुंचे स्विट्जरलैंड के सैलानियों ने अपने अनुभवों को लेकर जो कहा वो उन लोगों को भी सुनना चाहिए जो कह रहे थे कि अटक गया, उनको रेस्क्यू किया गया, बाल बाल बच गए। ये लोग जो इस क्रूज के अटकने की दिन रात कामना कर रहे थे ना, जो विघ्न संतोषी लोग हैं, उनको सुनना चाहिए जो क्रूज में सवार लोग थे वो क्या एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। Both experiences have to be a very, very good experience. My experience so far, I never expected anything like this. This is a chance of a lifetime and not to be missed. And especially the warm welcome. My experience, I without words, because I never had in my life such a welcome, and India is incredible. I'm happy. It's a great, I'm enjoying it. This is not what I expected. अब ये लोग खुश हैं, लेकिन यहाँ पर बदनामी ब्रिगेड बहुत दुखी है कि ये लोग खुश क्यों हैं इंडिया में। ये भारत की सांस्कृतिक विरासत तो देखकर इतने खुश क्यों हो रहे हैं, क्यों खुश हो रहे हैं? ये दुखी हैं लोग यहाँ पर। जो बदनामी ब्रिगेड है, ये पर्यटक कह रहे हैं कि इन्हें भारत आकर इतना अच्छा लगा कि इनके पास ये अनुभव बयां करने के लिए शब्द नहीं। अगर ये लोग फंस गए थे, अगर ये लोग अटक गए थे, अगर इनका रेस्क्यू किया गया, तो ये फिर क्या बोल रहे हैं? ये तो बहुत खुश हैं, इनके साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, बहुत खुश है, शानदार एक्सपीरियंस है। लेकिन भारत में रहने वाले कुछ लोग सरकार के विरोध के नाम पर भारत की हर उस उपलब्धि को कलंकित करने की कोशिश करते हैं, हर उस कीर्तिमान को कलंकित करने की कोशिश करते हैं जिस पर भारत के हर नागरिक को गर्व करना चाहिए। ये लोग शर्म कर रहे हैं। लेकिन चेहरे देखिए इन विदेशी सैलानियों के, या आप सब हम सबके लिए गौरवान्वित करने वाली तस्वीरें हैं। अफसोस कुछ लोगों को गर्व के लम्हों में भी गलतियां ढूंढने की आदत होती है ना, विघ्न संतोषी लोग, मैंने आपको बताया। और इस आदत ने गंगा विलास का पीछा जो है पटना तक किया। आपको लग रहा था यहां पर ये लोग रुक गए, जिन्होंने सुपारी ले रखी है भारत के कीर्तिमानों की, ये लोग यहां रुक जाएंगे? नहीं। छपरा से सारण होते हुए गंगा विलास तय समय से पहले पटना पहुंच गया। ये तो अटक गया था, इसको तो रेस्क्यू किया गया था, फिर ये तय समय से पहले पटना कैसे पहुंच गया? जहां इसे जेटी पर नहीं बल्कि किनारे से 200 मीटर दूर फिर रोका गया, एंकर किया गया, रोका गया, फिर किनारे से दूर इसको एंकर किया गया, क्योंकि प्रक्रिया है। उसके बाद भी फिर वहां से हुआ, फिर से नाव के जरिए फिर इनको किनारे पर लाया गया। फिर लोगों ने फेक न्यूज फैलानी शुरू कर दी। क्रूज पानी में अटक गया, रेस्क्यू किया गया, अटक गया क्रूज, निकल गई हवा, देख लिया मेड इन इंडिया। ये लोग मेड इन इंडिया का मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन इसे किनारे से दूर इसलिए एंकर किया गया था क्योंकि दुनिया का ये सबसे लंबा, समझिए इसको, ये दुनिया का सबसे लंबा लग्जरी क्रूज जहां से भी गुजरता है, वहां इसे देखने के लिए हजारों की संख्या की भीड़ इकट्ठी हो जाती है और इससे इस क्रूज पर सवार पर्यटकों की प्राइवेसी और सुरक्षा को खतरा हो सकता है। इसलिए पटना में भी इस क्रूज को किनारे पर खड़ा नहीं किया गया था। लेकिन फेक न्यूज जानते हैं क्या फैलाई गई? फेक न्यूज फैलाने वालों ने यह मौका भी नहीं छोड़ा और इनलैंड वाटरवेज यानी कि अंतर्देशीय जलमार्ग को आर्थिक तरक्की की गंगा में बदलने की कोशिश को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। सोचिए, सवाल सिर्फ गंगा विलास का नहीं है। गंगा विलास तो सिर्फ एक उदाहरण है इस बदनामी ब्रिगेड की पोल खोलने का। यह तो सिर्फ उदाहरण है कि भारत की नदियों के सिस्टम को कैसे विकास और आर्थिक तरक्की के फॉर्मूले में बदला जा सकता है। जस्ट एन एग्जाम्पल, वाराणसी से शुरू हुई 52 दिनों की यात्रा के दौरान गंगा विलास 27 रिवर सिस्टम से होकर गुजरेगा। सुनिए इसको, गर्व करने वाली खबर है। और आखिर में भारत के डिब्रूगढ़ पहुंचेगा 52 दिन। इसमें पूर्वी भारत में पर्यटन को जबरदस्त फायदा होगा। इस दौरान इस पर मौजूद सैलानी 50 पर्यटक स्थलों के दर्शन करेंगे, जिनमें हेरिटेज साइट्स, नेशनल पार्क्स, घाटियां, मुख्य शहर इसमें शामिल होंगे। यह क्रूज भारत से बांग्लादेश होता हुआ असम के डिब्रूगढ़ पहुंचेगा। इस जल मार्ग पर चलने वाला यह अकेला क्रूज नहीं है, बल्कि सरकार की कोशिश है कि भारत के जल मार्गों को विकसित कर क्रूज इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाए। फिलहाल भारत में क्रूज इंडस्ट्री
820 करोड़ रुपए से ज्यादा की, 820 करोड़। लेकिन अगर क्रूज टूरिज्म को बढ़ावा मिल गया और विघ्न संतोषी बदनामी ब्रिगेड वालों की नहीं चली, तो यकीन मानिए ये रिवर क्रूज को बढ़ावा अगर मिला तो ये इंडस्ट्री 45,000 करोड़ की भी हो सकती है। लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि भारत विकास के रास्ते पर आगे बढ़े, और इसलिए या तो वो इस यात्रा में वो दुष्प्रचार के जरिए विघ्न डालना चाहते हैं, या फिर विघ्न पड़ने पर खुशियां मनाना चाहते हैं, तालियां पीटना चाहते हैं। विघ्न से संतोष करने वाले भले ही कुछ भी कर लें, लेकिन सच ये है कि ये क्रूज 2024 तक प्री बुक है। ये क्रूज 2024 तक प्री बुक है, और अमेरिका और यूरोप के लोग लाखों रुपए खर्च करके भी भारत की संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत को देखने का मन बना चुके हैं। आपके मन पर जितने ही सांप लोटें ये लोग मन बना चुके हैं। ये लोग खुश हैं भारत में। सवाल से दुष्प्रचार का नहीं है, बल्कि कुछ लोग कीर्तिमानों को कलंक बताने से भी नहीं चूकते। गंगा विलास के पानी में अटक जाने का दावा करने वाले अखिलेश यादव भी कह चुके हैं कि इस क्रूज पर पर्यटकों को शराब भी परोसी जा रही है। अब यह नहीं चला तो दूसरा हमला कि इस पर तो शराब परोसी जा रही है। पहले आप अखिलेश यादव का यह बयान सुनिए, फिर हम आपको इसी क्रूज पर सवार एक विदेशी पर्यटक से मिलवाएंगे और बताएंगे कि यह विदेशी पर्यटक क्रूज पर शराब परोसे जाने को लेकर क्या कह रहे हैं। ये बीजेपी के लोग प्रचार करने में, झूठ बोलने में बहुत आगे हैं, और सुनने में यहां तक आया है कि जो पानी का जो जहाज है क्रूज, वो अकेला क्रूज नहीं है, उसमें कुछ और भी है, उसमें बार भी सुनने में आ रहा है। तो बताओ, माँ गंगा पर अभी तक तो हम लोग आरती सुनते थे, पूजा पाठ की चीजें सुनते थे। हम लोग कई बार वहां पर गए हैं, नाव में बैठे हैं, तो लोग समझाते हैं कि ये चीज करनी है, ये चीज नहीं करनी है, क्योंकि ये धार्मिक स्थान है। तो अब ये क्रूज में बाहर है कि नहीं बाहर है, ये तो बीजेपी वाले बता सकते हैं, हम तो गए नहीं उसके। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उन्होंने सुना है कि इस क्रूज में बाहर है, सुना है, और सुनी सुनाई बातों पर अफवाह फैला दी। लेकिन जब आपको इसी क्रूज पर यात्रा कर रहे एक विदेशी पर्यटक पीटर कॉफमन की बातें आपको सुननी चाहिए, जो बहुत विस्तार से बता रहे हैं कि बुकिंग से पहले ही पर्यटकों को जानकारी दे दी गई थी कि इस क्रूज पर मांस, मछली या शराब नहीं परोसी जाएगी। पीटर ने यह भी बताया कि जब आप भारत जैसी जगह पर होते हैं तो आपको शराब और मांस मछली खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि दाल, पोहा और कड़ी जैसे भारतीय व्यंजनों में, भारतीय पकवानों में जो स्वाद है वो कहीं नहीं मिलता। सुनिए। Me, Peter, here's on the MV Ganga Vilas, and today I'd like to speak to you a little bit about our culinary experience that we get on this beautiful ship. We have been informed ahead of the cruise that we will not be served any fish, meat or alcoholic beverages, and that's totally fine because that's the experience we have been looking for. In the Indian cuisine, you do not really need any fish or meat. Vegetarian dishes are perfectly fine because you have the best ingredients in the world, spices that you combine into beautiful dishes such as poha, dal, for example, or your curries. So it has been an amazing experience, and we are looking forward to get more of these beautiful dishes for the following few weeks. Also, you have the best fruits in the world, so we get very fresh and nice fruit juices, coffee, and your very world-famous tea such as chai masala. आप सोचिए, गंगा विलास तो फिर भी एक प्राइवेट कंपनी का क्रूज है। विकास विरोधी गैंग तो भारत के आम लोगों को समर्पित वंदे भारत जैसी ट्रेनों पर भी सवाल उठाने से बाज नहीं आता है। सोचिए, 2019 में भारत के अलग अलग शहरों को आपस में जोड़ने के लिए सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत की शुरुआत की गई थी। मकसद था तेज गति और आधुनिक सुविधाओं से युक्त इन ट्रेनों के जरिए अलग अलग शहरों की कनेक्टिविटी को बेहतर करना। वंदे भारत, ये भी भारत का गौरव, और यात्रियों को यात्रा का सुखद और सुविधापूर्ण अनुभव देना। इस पर पत्थरबाजी होने लगी, लेकिन विकास विरोधी गैंग को यह भी रास नहीं आया। समय समय पर इस ट्रेन को निशाना बनाया जाने लगा। ताजा मामला आंध्र प्रदेश का है, जहां सिकंदराबाद से विशाखापत्तनम के बीच दौड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 19 जनवरी को करना है। लेकिन उससे पहले इस विकास विरोधी गैंग पत्थरबाजी की गई वंदे भारत ट्रेन पर, खिड़कियां तोड़ दी, शीशे तोड़ दिए, और आप सोचिए, ट्रेन शुरू भी नहीं हुई, प्रधानमंत्री ने हरी झंडी भी नहीं दिखाई, और विकास का विरोध करने वालों ने इस पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। दो तस्वीरें आपको दिखानी जरूरी थी। मतलब वंदे भारत से गंगा विलास तक ये राजनीतिक विलाप और ये बदनाम ब्रिगेड का ये पूरा, ये लोग पानी पर चलने वाले आलीशान जहाजों, विकास के पथ पर दौड़ने वाली आधुनिक ट्रेनों का तो विरोध नहीं करते, बल्कि इस विरोध के नाम पर ये देश की सुरक्षा से जुड़े फैसलों पर भी सवाल खड़े कर देते हैं। जल्दी से आपको बताते थे, रफाल डील को लेकर वर्षों तक कोर्ट में खींचा, रफाल डील अटकाने की कोशिश हुई, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया डील में गड़बड़ी नहीं, रफाल पर हुआ।
दुष्प्रचार। फिर उसके अलावा पेगासस पर ये लोग कोर्ट पहुंच गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा स्पाईवेयर का सबूत नहीं। नोटबंदी, उसका फैसला हो गया, नोटबंदी का फैसला सही। तीनों जगह सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम मोहर लग चुकी है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होंगे। छोटा सा ब्रेक। आतंकवाद के खिलाफ जंग में भारत को बड़ी कामयाबी। पाकिस्तानी आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को संयुक्त राष्ट्र ने ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया। तो गाली के बाद पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के बदले सुर। भारत से अब तक हुए 3 युद्ध पर जताया अफसोस। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी में 3 लाख सैनिकों की कटौती का ऐलान किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन की सेना को आधुनिक बनाने के लिए की गई कटौती। पंजाब की जेलों में बंद खालिस्तानी आतंकियों पर बड़ा पर्दाफाश। बड़ी तादाद में गुर्गों की भर्ती की साजिश। बीते 2 महीनों में बरामद 200 से ज्यादा मोबाइल फोन ने उगले राज। दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में पकड़े गए संदिग्ध आतंकी नौशाद पर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक नौशाद पाकिस्तान में बैठे हैदर के संपर्क में था। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़ा हैदर ही नौशाद का हैंडलर था। दिल्ली के जहांगीरपुरी में 2 आतंकी पकड़े गए। दिल्ली पुलिस को 4 संदिग्धों की तलाश है, जिसके लिए पुलिस लगातार सर्च अभियान चला रही है। जम्मू कश्मीर के बड़गांव में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में मारे गए 2 लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम ने पाकिस्तान में बदला ठिकाना। पाकिस्तान की आर्मी और ISI ने दाऊद को कराची के डिफेंस एरिया में किया शिफ्ट। कोटा राजन के गुर्गों की गिरफ्तारी की आई तस्वीर। गिरफ्तार आरोपियों में 4 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल। पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान में रहने वाले हजारों लोगों ने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन तेज कर दिया है। महंगाई और खाने की मांग पर वहां के लोगों ने प्रदर्शन किया। दिल्ली में चल रही बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा दिन। पीएम मोदी बैठक में पार्टी पदाधिकारियों और नेताओं को करेंगे संबोधित। दिल्ली में बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा दिन। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हुए शामिल। चुनाव आयोग आज शिवसेना के दोनों गुटों के विवाद पर शाम 4 बजे सुनवाई करेगा। एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे दोनों पक्ष के सामने आमने सामने ये होगी सुनवाई। राहुल गांधी और पंजाब के सीएम में जुबानी जंग तेज। राहुल ने भगवंत मान पर लगाया केजरीवाल के इशारों पर काम करने का आरोप। जवाब में सीएम मान बोले उल्टा सीधा ना बोले तो ही अच्छा हो। दिल्ली विधानसभा में बीजेपी विधायकों ने किया हंगामा। शिक्षकों को फिनलैंड भेजे जाने से रोकने के मामले पर हुई चर्चा। मार्शल ने बीजेपी विधायकों को सदन से बाहर निकाला। राजस्थान में सीएम गहलोत और सचिन पायलट के बीच फिर तेज हुई तनातनी। पेपर लीक मामले में गहलोत ने पायलट के आरोपों का दिया जवाब। कहा सरकार को बदनाम करने की साजिश। IPS सोनाली मिश्रा को BSF ईस्टर्न जोन की एडिशनल डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया। इस पद पर तैनात होने वाली सोनाली मिश्रा BSF की पहली महिला अधिकारी। केंद्र ने राज्यों से शहीद दिवस पर 2 मिनट का मौन रखने को कहा। सख्ती से पालन कराने का भी निर्देश जारी किया। दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियां शुरू। फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान जवानों का जोश है। भोपाल में G20 के तहत 2 दिवसीय थिंक 20 बैठक होगी शुरू। कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में सीएम शिवराज सिंह चौहान G20 के अंतर्गत थिंक 20 की 2 दिवसीय बैठक का करेंगे शुभारंभ। प्रयागराज के महंत नरेंद्र गिरी केस पर आज होगी बड़ी सुनवाई। मुख्य आरोपी आनंद गिरी समेत तीनों आरोपियों पर आज तय होंगे आरोप। प्रयागराज की सेशंस कोर्ट में तय होंगे आरोप। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हॉट एयर बलून फेस्टिवल की शुरुआत। बैलून के जरिए पर्यटक आसमान में 7 किलोमीटर तक का सफर करेंगे तय। धर्मनगरी काशी में 4 दिन तक चलेगा हॉट एयर बलून शो। सतरंगी नजर आया आसमान। हॉट एयर बलून को इंग्लैंड के पायलट ने उड़ाया। लोगों ने खूब आनंद उठाया। गाजीपुर के उसरी चट्टी कांड मामले में मुख्तार अंसारी की पेशी आज। ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह पर हत्या का आरोप। उसरी चट्टी कांड में मुख्तार के काफिले पर हुआ था हमला। उत्तर प्रदेश के हरदोई में दर्दनाक सड़क हादसा। ट्रक ने स्कूटर सवार को कुचला। मौके पर हुई उसकी मौत। उत्तर प्रदेश के नोएडा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने मोबाइल फोन चोरी करने वाले 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 19 मोबाइल फोन जब्त।
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की पुलिस ने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल पर प्रतिबंधित वाहनों का काटा चालान। ये विशेष अभियान एक्सप्रेसवे पर लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों में कमी लाने के लिए किए गए। जोशीमठ में आपदा पीड़ित 190 परिवारों को मिला राहत पैकेज। पीड़ितों में बांटे गए 2 करोड़ 93 लाख रुपए। अब तक 400 मकानों के क्षतिग्रस्त होने के आंकलन। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। हाजी इकबाल के घर पर एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार कुर्की की कार्रवाई की गई। लगभग 24 मामलों में फरार चल रहा है आरोपी हाजी इकबाल। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में चारों तरफ बर्फ का लगा अंबार। घर की छतों, सड़क, गाड़ी के ऊपर जमी बर्फ की मोटी परत। सड़क से बर्फ हटाने के लिए लगाई गई मशीन। उत्तर भारत में ठंड और घने कोहरे की वजह से ट्रेन यातायात हुआ प्रभावित। 15 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में बढ़ी ठंड। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में शीतलहर से लोग परेशान। दिल्ली में कोहरे और ठंड का कहर जारी। कोहरे की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट पर कई विमानों की उड़ानों में देरी। स्कूल फीस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। कोरोना काल के दौरान ली गई फीस का 15% हिस्सा करना होगा वापस। अदालत ने कंप्यूटर लैब और मेंटेनेंस जैसे चार्ज न लेने के दिए आदेश। बिहार के अरवल और जहानाबाद में सीएम नीतीश कुमार का समाधान यात्रा। 7 निश्चय योजना के तहत सोनबरसा पंचायत का करेगी निरीक्षण। बिहार के गोपालगंज में भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की गई। यूपी से लाई जा रही थी शराब तस्कर मौके से हुए फरार। लाखों का विदेशी सामान पकड़ा गया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में 12 साल की नाबालिग से गैंगरेप का मामला आया सामने। पुलिस ने मामला दर्ज करके 3 लोगों को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के संभल में पत्नी के प्रेमी पर ताबड़तोड़ फायरिंग। गंभीर हालत में कराया गया भर्ती। पुलिस ने दर्ज किया मामला। उत्तर प्रदेश के बरेली में 2 गुटों में गैंग वॉर का मामला आया सामने। गैंग वॉर में 3 लोगों की हुई हत्या। पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार करके भेजा जेल। यूपी के महोबा में दुष्कर्म करने का सनसनीखेज मामला आया सामने। आरोपी लड़के ने लड़की को धमकाया और पीड़िता के परिवार वालों पर पुलिस ने शिकायत न करने के लिए दबाव बनाया। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद से हैरान कर देने वाला मामला आया सामने। वहां के पैरा नदी में दुर्लभ 4 आंखों वाली मछली दिखाई दी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 4 हथियार सप्लायर को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 18 पिस्टल और 20 मैगजीन बरामद। 400 अवैध हथियार सप्लाई करने का आरोप। पंजाब पुलिस ने लाखों के ड्रग्स किए जब्त। ड्रग्स मामले में तेजी से फरार आरोपियों की हो रही है गिरफ्तारी। बिहार के आरा में दहेज के आरोप में महिला की हत्या। आरोपी पति मौके से फरार। सास ससुर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुंबई से सटे ठाणे में मानव कंकाल किया गया बरामद। पुलिस ने बंद पड़ी टंकी से निकाला शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस कर रही है मामले की जांच। दिल्ली के शक्तिनगर में 4 बदमाशों ने 42 साल के आदमी से लूटपाट की। पैर में मारी गोली। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। छत्तीसगढ़ में हिट एंड रन मामले में आरोप में पुलिस मेजर को गिरफ्तार करके लेकर गई है। सड़क किनारे खड़ी लड़की को कार ने मारी थी टक्कर। बात पाकिस्तान की, जिसने भारत के सामने सरेंडर कर दिया। भारत के साथ पाकिस्तान ने हर युद्ध में मात खाई है, लेकिन इस बार पाकिस्तान ने बिना युद्ध किए ही आत्मसमर्पण कर दिया है। उसकी वजह है भूख, महंगाई और कंगाली की सर्जिकल स्ट्राइक कह लीजिए। भारत के सामने पाकिस्तान अपनी औकात में आ गया और उसकी अकल अब ठिकाने आ गई है लग रहा है। यूएई में कर्ज मांगने गए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हाथ जोड़कर भारत से माफी मांगी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दुनिया के सामने ये बात मान ली है कि वो भारत को अकड़ दिखाएगा तो ना तो हेकड़ी रहेगी और ना ही पाकिस्तान बचेगा। देर सवेरे सही पाकिस्तान के नेताओं को यह सच्चाई समझ में आ चुकी है कि वो भारत से बराबरी की सोचेंगे तो उन्हें कटोरा लेकर भीख मांगने पर मजबूर होना पड़ेगा या उनकी बर्बादी तय मानी है। पाकिस्तान की पुरानी सरकारों ने भारत के खिलाफ षड्यंत्र की बहुत कोशिशें की तो भारत ने कड़ा सबक सिखाया था और पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री को अब यही डर सता रहा है कि भारत के साथ 3 युद्ध की उसने बेवकूफी की थी और इस बार पाकिस्तान ने ऐसी कोई गलती की तो उसकी बहुत बुरी हालत होने वाली है। आपको वो 3 युद्ध के बारे में बताते हैं जिससे सोचकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ आज भी खौफ में है। भारत पाकिस्तान के बीच कब कब हुए युद्ध और
भारत और पाकिस्तान की भी देखिए, पहला युद्ध हुआ था 1965 में, 1965 की लड़ाई। पाकिस्तान कश्मीर की जनता को अपने घुसपैठियों की मदद से भड़काकर भारत के खिलाफ विद्रोह करवाना चाहता था। उसने इस मिशन का नाम रखा था ऑपरेशन जिब्राल्टर। पाकिस्तान के 30 से 40 हजार सैनिक भारत की सीमा में घुस गए। भारत ने जवाबी कार्रवाई की और लाहौर पर भारत का कब्जा लगभग हो गया था। पीओके में 8 किलोमीटर अंदर तक पहुंच गई थी भारतीय सेना। युद्ध में पाकिस्तान के 248 टैंक तबाह, 5800 पाकिस्तानी फौजियों की जान चली गई थी। क्यों शहबाज शरीफ आज घबरा रहे हैं? एक तो 65 का युद्ध हमने आ रहा था, इसके बाद हुआ 1971 जब 2 टुकड़े हो गए थे। इस युद्ध में 1971 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। बांग्लादेश का जन्म हो गया था। पाकिस्तान की शर्मनाक हार हुई थी। सिर्फ 13 दिन में पाकिस्तान ने भारत के सामने घुटने टेक दिए थे। पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। अमेरिका और चीन भी उस वक्त पाकिस्तान को बचा नहीं पाए थे। यह दूसरा युद्ध हुआ था। 3 युद्ध बताए थे जिस वजह से शहबाज शरीफ डरे हुए। हमको लगा एक बार आपको बता देना चाहिए। और फिर टुकड़े होने के बाद भी पाकिस्तान सुधरा नहीं। 1999 में उसने फिर बेवकूफी की। पाकिस्तानी सेना ने मई 1999 में करगिल सेक्टर में घुसपैठ कर कई चोटियों पर कब्जा किया। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत ने ऑपरेशन विजय शुरू किया और बोफोर्स तोपों ने पाकिस्तान के सैनिकों की कारगिल के पहाड़ों पर कब्र बना दी। जो हाल किया था, पाकिस्तान के 4000 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे। हमें खत्म कर दो। 30 दिन के अंदर पाकिस्तान की हेकड़ी निकल गई। 30 दिन पहले पाकिस्तान की मंत्री शाजिया मर्री भारत को एटम बम की धमकी दे रही थी। कुछ महीने पहले पाकिस्तान के पूर्व मंत्री शेख राशिद भारत पर पाव भर एटम बम से हमले की गीदड़ भभकी दे रहे थे। पाकिस्तान के पास अगर पाकिस्तान पर इंडिया ने हमला किया तो कन्वेंशन वॉर की कोई गुंजाइश नहीं है और ये खूनी और आखिरी जंग होगी और एटमी जंग होगी। लेकिन पाकिस्तान के पेट पर भूख, महंगाई और कर्ज की ऐसी लात पड़ी कि पूरी हेकड़ी निकल गई। भूखे पेट कंगाली का कंबल ओढ़े पाकिस्तान को पीएम मोदी याद आने लगे हैं। संयुक्त अरब अमीरात में खैरात लेने पहुंचे शहबाज शरीफ ने अल अरेबिया चैनल को दिए इंटरव्यू के जरिए भारत से गुहार लगाई है कि उसे सबक मिल गया है। वो दोबारा भारत को धमकी देने की बेवकूफी अब नहीं करने वाला। Pakistan has learned its lesson. We had 3 wars with India, 3. And the consequence of those wars, as a result, it only brought more miseries, to the unemployment, two nations, poverty, and millions. पाकिस्तान में महंगाई से भगदड़ मची है। कंगाली का आपातकाल चल रहा है। शहर अंधेरे में डूबे हैं। पाकिस्तान के नेता विदेश में जाकर भीख मांग रहे हैं। ऐसे वक्त में पाकिस्तान को अब सच्चाई का एहसास हो चुका है कि अब अगर उसने भारत को अकड़ दिखाई तो दुनिया के नक्शे से ही उसकी पहचान मिट जाएगी। इसलिए शहबाज शरीफ ने भारत के सामने घुटने टेकने में ही भलाई समझी। शहबाज शरीफ ने भारत से ईमानदार बातचीत के लिए हाथ जोड़े, लेकिन उसकी बेईमान नीयत भी साफ दिख गई। शहबाज शरीफ के बयान के कुछ ही घंटे बाद पाकिस्तान के पीएमओ ने कहा, प्रधानमंत्री की बात को गलत तरीके से लिया गया। शहबाज शरीफ के मुताबिक कश्मीर विवाद का हल यूएन के प्रस्तावों के अनुसार होना चाहिए। भारत के साथ बातचीत तभी हो सकती है जब वो कश्मीर पर अपना 5 अगस्त 2019 वाला फैसला वापस ले। इसके बिना भारत के साथ बातचीत संभव नहीं।
साफ है, पाकिस्तान के हुक्मरान कितने भी अमन और शांति के कबूतर उड़ा लें, लेकिन उनके चेहरे से धोखे की कालिख कभी मिट नहीं सकती। भारत के सामने कश्मीर का मुद्दा उछालने वाला पाकिस्तान पीओके में विरोध प्रदर्शन और अत्याचार पर अंधा बनने का नाटक कर रहा है, क्योंकि जिस वक्त शहबाज शरीफ भारत से अमन का दिखावा कर रहे थे, उस वक्त पीओके में पाकिस्तान की बर्बर हुकूमत के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे। ये जो आटा आपने महंगा कर रखा है, ये जुल्म सितम आज के इस मुश्किल दौर के अंदर एक दिहाड़ीदार मजदूर कैसे गुजारा कर सकता है? वो बेचारा दालें लेगा, आटा लेगा, ऑयल लेगा, दवाई लेगा, क्या करेगा? गिलगित बाल्टिस्तान में जनता महंगाई और पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। 2 रोटी के लिए तरसती आवाम आटा मांगती है तो पाकिस्तानी सेना उन पर गोलियां दाग रही है। और पाकिस्तान इन पर पर्दा डालने की कोशिश में लगा है। पाकिस्तान का वजूद कर्ज पर टिका है। पाकिस्तान पर डिफॉल्ट होने का खतरा मंडरा रहा है। नाकाम मुल्क दुनिया से कर्ज लेने के लिए उसे यह दिखाना है कि वो भारत से बेहतर रिश्ते बनाए रखना चाहता है और कश्मीर का मुद्दा भी उठाए रखना चाहता है। लेकिन भारत की पॉलिसी साफ है, आतंक और बात एक साथ नहीं हो सकते। मतलब समझिए, पाकिस्तान सरेंडर मोड में आ चुका है। बुरा हाल है, पाकिस्तान सरेंडर मोड में आ चुका है। मतलब घर में नहीं दाने, अब आइए अकल ठिकाने। बुरा वक्त आता है ना तो करीबी भी साथ छोड़ देते हैं। कुछ ऐसा ही हो रहा है पाकिस्तान और चीन की दोस्ती में। भारत की कूटनीति के दबाव में चीन को अपने जिगरी दोस्त पाकिस्तान पर एक्शन लेना पड़ा। चीन मोस्ट वांटेड आतंकवादी हाफिज सईद के बहनोई अब्दुल रहमान मक्की को चीन भी नहीं बचा पाया और उसे यूएन ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कर दिया। पाकिस्तान की गोद में बैठे आतंकवादी मक्की को हर बार चीन ने अपने वीटो से बचा लिया, लेकिन इस बार भारत की कूटनीतिक या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीतिक क्रांति का ऐसा वीटो लगा कि चीन को मजबूर होकर पाकिस्तान का साथ छोड़ना पड़ा। अपने दोस्त चीन के इस धोखे से या इस कदम से पाकिस्तान शॉक में है और दुनिया पाकिस्तान का मजाक उड़ाकर कह रही है कि दोस्त दोस्त ना रहा। जिन आतंकवादियों को पाकिस्तान अपना हीरो बनाता रहा, अब उनके अंत का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। एक एक कर पाकिस्तान की आतंकी ब्रिगेड की कब्र तैयार होने लगी है। मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड हाफिज सईद भारत के डर से पाकिस्तान की जेल में छिपा हुआ है। अब उसके रिश्तेदार पर भी इंटरनेशनल स्ट्राइक हो चुकी है। पाकिस्तानी आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया गया है। आतंक के विरुद्ध भारत को इस युद्ध में बड़ी जीत हासिल हुई है और पाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब हो गया। 75 साल का मक्की पाकिस्तानी आतंकवादी है। भारत में लश्कर के हमलों में उसका हाथ रहा है। आतंकी संगठन जमात-उद-दावा का सदस्य और लश्कर-ए-तोयबा का डिप्टी अब्दुल रहमान मक्की ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को शह देने में बड़ी साजिश की। कश्मीर में युवाओं को कट्टरपंथी बनाने की फैक्ट्री भी मक्की चला रहा था। साल 2000 में लाल किले पर हमले और 2008 में रामपुर कैंप पर हमले की साजिश में भी मक्की का ही हाथ था। भारत और अमेरिका उससे पहले ही ग्लोबल आतंकवादी घोषित कर चुके हैं। अमेरिका ने तो इस आतंक के बहनोई मक्की पर 16 करोड़ का इनाम भी रखा है। पाकिस्तान सरकार और आईएसआई की लगातार शह देने की वजह से ही अब्दुल रहमान मक्की खुलेआम आतंकी वारदातों को फंडिंग करता था और भारत को धमकी देता था। अल्लाह की कसम, हिंदू फौज शिकार है और तुम शिकारी हो। चल के जाना है, कश्मीर को छुड़ाना है, भारत को तोड़ना है।
जैश सरगना हाफिज सईद हो या लश्कर चीफ मसूद अजहर, हर बार चीन पाकिस्तान के आतंकवादियों की ढाल बनकर उन्हें बचाया करता था। पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड और लश्कर चीफ मसूद अजहर के बचाव में भी चीन 10 साल तक अड़ंगा लगाता रहा। लेकिन वर्ष 2019 में भारत के कूटनीतिक चक्रव्यूह में घिरकर चीन को झुकना पड़ा और मसूद अजहर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित हुआ। इसी जून 2022 में भारत और अमेरिका ने मक्की को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन चीन ने मक्की को बचाने के लिए वीटो कर दिया। अब मक्की पर एक बार फिर चीन को मजबूर होकर पाकिस्तान का साथ छोड़ना पड़ा है। यूएन में बड़े ऐलान के बाद भारत हाफिज सईद के आतंकवाद पर एक और कील ठोकने में कामयाब हो चुका है। We welcome the decision of the UN Security Council's ISI and Al-Qaeda Sanctions Committee to list Lashkar-e-Taiba terrorist Abdul Rahman Makki, who is also the brother-in-law of LET leader Hafiz Saeed. Makki has occupied various leadership roles in the LET, including raising funds for the organization. भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले मक्की पर एक्शन के बाद पाकिस्तान में पलने वाले आतंकवादियों के बीच दहशत कायम हो गई है, क्योंकि अब मक्की ग्लोबल टेररिस्ट घोषित हो चुका है। इसलिए उसकी आतंकी संपत्ति जब्त होगी, यात्रा पर प्रतिबंध लगेगा और हथियार खरीद पर रोक लगेगी। मक्की के बाद हाफिज से लेकर मसूद अजहर तक आतंकी आकाओं को अब अपनी जान की फिक्र होने लगी है और पाकिस्तान को भी यकीन हो चुका है कि अब भारत रुकने वाला नहीं है। पाकिस्तान के आखिरी आतंक की कब्र बनाकर ही भारत दम लेगा। इसे आप भारत की कूटनीतिक क्रांति भी कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पुरानी कहावत है कि जब तक सच अपने जूते पहन रहा होता है तब तक झूठ आधी दुनिया का सफर तय कर लेता है। आज इसी बात को साबित करने वाली दो खबरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। पहली खबर है ट्रेन में मुरादाबाद के एक मुस्लिम कारोबारी की पिटाई की खबर। आरोप लगाया गया कि मुस्लिम कारोबारी की ट्रेन में जय श्री राम के नारे नहीं लगाने की वजह से बेल्ट से पिटाई हुई। इस खबर पर मुसलमान नेता या उनके रहनुमा भड़काऊ बयान दे चुके हैं। इस खबर पर जबरदस्त आक्रोश है। और दूसरी खबर है कि दिल्ली में एक हिंदू की टुकड़े टुकड़े करके हत्या। ये दो खबरें इस वक्त आपके सामने। जय श्री राम पर आसिम की फेक न्यूज फैक्ट्री, यह आरोप लगाया गया कि जय श्री राम बुलवाने की वजह से इसको पीटा गया, यह आरोप है। आगे आपको खबर दिखाएंगे। और एक दूसरी खबर, एक हिंदू की टुकड़े टुकड़े करके हत्या। यह जिहादी हत्या इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में बैठे कुछ आतंकवादी खुश हो सके। हत्या सिर्फ इसलिए ताकि हत्यारे अपनी काबिलियत साबित कर सके। हत्या सिर्फ इसलिए ताकि एक हिंदू को टुकड़े टुकड़े करने की काबिलियत से खुश होकर उन्हें किसी बड़े हिंदू नेता की हत्या का प्रोजेक्ट मिल जाए। ये खबर कोई बता ही नहीं रहा है। पूरे देश में जबरदस्त सन्नाटा है। एक हिंदू के 8 टुकड़े कर दिए गए। खुद को सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट देने वाले नेता, पार्टियां, समाजसेवी संगठन चुप है। सेकुलर चुप्पी है, कोई बात ही नहीं कर रहा है। हाथ में त्रिशूल निशान से हिंदू की पहचान करके टुकड़े टुकड़े करने की खबर पर जबरदस्त सन्नाटा है। आपको दिखाएंगे। इसलिए हम दिल्ली में सर तन से जुदा पार्ट 3 का आतंकी सच आपको बताते हैं। खबर सुनिए। दिल्ली में कुछ वक्त पहले पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन हरकत उल अंसार और पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन से जुड़े 2 संदिग्ध आतंकवादी पकड़े गए थे। इन दोनों संदिग्ध आतंकवादियों में से एक का नाम था नौशाद। पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन हरकत उल अंसार ने नौशाद को भारत में हिंदूवादी नेताओं को मारने का टारगेट दिया था, जबकि दूसरे संदिग्ध आतंकवादी का नाम है जगजीत सिंह। ये दोनों भारत में एंटी हिंदू मिशन पर थे। हिंदूवादी नेताओं को मारने का इनको टारगेट दिया गया था। लेकिन भारत में किसी बड़े हिंदू नेता की हत्या से पहले दोनों को कहा गया कि वो अपनी काबिलियत साबित करें। ये साबित करके दिखाएं कि वो किसी हिंदू की कितनी क्रूरता से हत्या करते हैं। क्रूरता वाली काबिलियत साबित करने के लिए नौशाद और जगजीत सिंह नाम के संदिग्ध आतंकवादियों ने, ये खबर आप तक पहुंची भी नहीं होगी क्योंकि मरने वाला हिंदू है दरअसल, 14-15 दिसंबर की रात एक हिंदू को 8 टुकड़ों में काट दिया। दोनों ने एक 21 साल के युवक की पहचान की। हाथ में त्रिशूल निशान से युवक को उसका हिंदू होना कंफर्म हुआ। हाथ में त्रिशूल के निशान से उसका हिंदू होना कंफर्म हुआ। उसको बेहोश किया गया। किराए के घर में उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए और इस जिहादी हत्या का पाकिस्तान में लाइव डेमो दिया गया।
अपनी क्रूरता वाली काबिलियत साबित करने के लिए पाकिस्तान में आतंकवादियों को 37 सेकंड का वीडियो डेमो भेजा ताकि उन्हें भारत में और दूसरे बड़े हिंदू नेताओं की कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का मतलब कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। दोनों संदिग्ध आतंकवादियों को टारगेट पूरा करने के लिए बिहार और कतर से 6 लाख रुपए आए थे। हैंड ग्रेनेड दिए गए, हथियार दिए गए थे और किसी बड़े हिंदू नेता की हत्या का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाना था। लेकिन इंटेलिजेंस ब्यूरो पाकिस्तान से संपर्क कर रहे लोगों को ट्रैक कर रही थी, जिसकी वजह से दोनों पकड़े गए। हालांकि एक हिंदू की हत्या कर दी गई, टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, लेकिन दोनों पकड़े गए। एक सच्ची खबर है, लेकिन देश में इस खबर पर कोई चर्चा नहीं, कोई बहस नहीं। हिंदू पहचान की वजह से टुकड़े टुकड़े करके जान ले ली गई, इस पर जबरदस्त सेकुलर सन्नाटा है। आगे बढ़िए, अब हम उस खबर की बात करेंगे जिसे सच बताकर देश के 100 करोड़ हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश हुई। जय श्री राम के नारे को बदनाम करने की कोशिश हुई। ये वीडियो देख रहे हैं आप, ये वीडियो आप तक पहुंचा होगा और आपको भी यही फेक न्यूज बताई गई होगी कि जय श्री राम का नारा बुलवाने की वजह से और ना बोलने की वजह से इस मुस्लिम शख्स की पिटाई की गई। जय श्री राम के नारे को बदनाम किया गया। कुछ दिनों पहले ये सोशल मीडिया पर ट्रेन में व्यक्ति की पिटाई का वीडियो जो है वो वायरल हुआ था। जिस व्यक्ति की पिटाई का ये वीडियो वायरल हुआ उसका नाम है आसिम हुसैन। खबर को समझिएगा बहुत आसानी से, आसिम हुसैन उसका नाम है। तो नाम सूट कर गया गैंग को, तो फिर बवाल और जय श्री राम को बदनाम कर दिया। आसिम हुसैन ने आरोप लगाया कि यूपी के मुरादाबाद के पास ट्रेन में उसे मुसलमान होने की वजह से पीटा गया। उसकी बेल्ट से इसलिए पिटाई की गई क्योंकि उसने जय श्री राम के नारे लगाने से इंकार कर दिया। खबर वायरल हो गई। सच ये है, अब सुनिए सच क्या है। आसिम हुसैन एक छात्रा से छेड़छाड़ का आरोपी है। जय श्री राम वाला एंगल ही नहीं था, वो छेड़खानी कर रहा था। उसे छेड़छाड़ के आरोप में अब गिरफ्तार कर लिया गया है। आप सोचिए, वीडियो वायरल करा दिया गया, जय श्री राम ना बोलने पर पीटा गया ये कहकर, लेकिन अब खबर आ रही है ये लड़की छेड़ रहा था वहां पर और उसको अब लड़की से छेड़छाड़ करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया, अरेस्ट हो गया वो। लेकिन इसी आसिम हुसैन के झूठ को सच बताकर कुछ मुस्लिम नेताओं ने मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की, जय श्री राम नारे को बदनाम किया। असद ओवैसी ने ट्वीट किया, अब आसिम हुसैन को लेकर ट्वीट किया, आसिम हुसैन ओवैसी साहब गिरफ्तार हो गया आपका ये चहेता। ये आसिम हुसैन लड़की छेड़ रहा था जिसको लेकर आपने ट्वीट किया था, इसको पीटा गया, कपड़े उतरवाए गए और जेएसआर, इन्होंने जेएसआर लिखा, जय श्री राम। आप जय श्री राम को बदनाम कर रहे थे, ये संस्कृति को बदनाम कर रहा था आपका ये आसिम हुसैन। इसको अरेस्ट कर लिया। ओवैसी साहब ट्वीट डिलीट कर दीजिए। आसिम हुसैन को अरेस्ट कर लिया है। मुस्लिम नेताओं ने आसिम हुसैन के आरोप पर क्या कुछ कहा। असद ओवैसी ने इस घटना पर ट्वीट करके कहा कि आसिम हुसैन को ट्रेन में पीटा गया, कपड़े उतरवाए गए, जय श्री राम के नारे लगाने पर मजबूर किया गया। समाजवादी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने तो देश के मुसलमानों को भड़काते हुए कहा कि उन्हें इस घटना का बदला लेना चाहिए, वो तो भड़का रहे थे। सुनिए, आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन अब इस बयान को जब सुनेंगे तो उस चीज को ध्यान में रखिएगा कि आसिम हुसैन जिसके लिए ये लोग लड़ रहे थे, जिसके लिए जय श्री राम को बदनाम किया गया, उस आसिम हुसैन को वो लड़की छेड़ रहा था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। खबर ही कुछ और थी। गाड़ी थी उसके और उसको बेइंतहा मारता, वो फोटोग्राफी भी है उसकी। ये सारी मुस्लिम कौम को चैलेंज है। अब क्या मुसलमान कौम के अंदर इतनी भी वो नहीं रही है कि वो अपनी उसका बदला ले सके। आप सोचिए, जिस घटना को हमारे देश के सेकुलर नेताओं ने सांप्रदायिक रंग दिया, मुसलमानों को हिंसा के लिए भड़काया, उकसाया, जय श्री राम को बदनाम किया, उसका दूसरा पक्ष आपको जानना चाहिए। मैंने आपको बताया दूसरा पक्ष है यूपी पुलिस, एक महिला, दोनों आरोपियों का। यूपी पुलिस का कहना है कि आसिम हुसैन पर ट्रेन में एक छात्रा के यौन उत्पीड़न का आरोप है। जो पिटाई हो रही है, भाई पिटाई कानून हाथ में लेना गलत, पुलिस अपना काम करेगी। लेकिन जिसको पीटा जा रहा उसने महिला से छेड़खानी की थी और पीड़ित महिला की शिकायत पर अब आसिम हुसैन को गिरफ्तार कर लिया गया है। उस पर एफआईआर हुई, आज उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको दिखाते हैं छेड़छाड़ के आरोप से बचने के लिए आसिम हुसैन ने कैसे इस पूरी घटना को सांप्रदायिक रंग दिया। सर मैं देरी से चला था मुरादाबाद के लिए। जब मुरादाबाद के लिए चला तो गाड़ी हापुड़ रुकी, हापुड़ से कुछ लोग चढ़े और ट्रेन में भीड़ बहुत थी। जब भीड़ बहुत थी, कुछ लोग आगे 8-10 लोग मेरे आगे आए और धक्काबाजी करने लगे। उसी दौरान एक आदमी पीछे से बोला, अरे चोर है चोर, मुल्ला चोर है, मुल्ला चोर ही होते हैं।
तो एकदम जब उन्होंने पीछे वाले ने कहा तो ये एकदम सबों ने मारना चालू कर दिया। मारते मारते इतना मारा एकदम मेरी दाढ़ी पड़ के हैजी और कहे बोले सब ऐसे ही होते हैं और इनसे कहो जय श्री राम के नारे लगा। मैंने मना कर दिया, मैंने लगाऊंगा तो इन्होंने मुझे लेटाल दिया और मेरे कपड़े उतार दिए और मुझे लेटाल दिया। लेटालने के बाद इतना मारा साहब, बहुत ज्यादा मारा। मैं बिल्कुल अधमरा हो गया, मुझे नहीं पता क्या हूँ कहाँ नहीं हूँ। तो बहुत ज्यादा अफलत आ गया। और जब मुरादाबाद का और मेरे पास 2200 रुपए थे, वो भी निकाल लिए। अब ये कोई पहली बार नहीं है जय श्री राम को बदनाम किया गया हो। साल 2021 में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में अब्दुल नाम के एक बुजुर्ग ने आरोप लगाया था कि उसे मुस्लिम होने की वजह से पीटा गया, दाढ़ी काटी गई और जय श्री राम का नारा लगाने के लिए मजबूर किया गया। इस आरोप के बाद भारत में ही एक बड़ा दुष्प्रचार अभियान चलाया गया। हुआ ये, फिर निकला क्या? लेकिन यूपी पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि अब्दुल की पिटाई दो परिवारों की आपसी दुश्मनी की वजह से हुई। उसे पीटने वाले मुस्लिम ही थे। इसी तरह कुछ वक्त पहले यूपी के उन्नाव में आरोप लगाया गया कि मदरसों के छात्रों से जबरन जय श्री राम बुलवाया गया, जबकि सच ये था कि मदरसों के छात्रों और स्थानीय लड़कों में क्रिकेट मैच को लेकर विवाद हुआ था। गुरुग्राम में आरोप लगाया गया कि एक मुस्लिम की टोपी गिराई गई और जय श्री राम का नारा लगाने के लिए मजबूर किया गया। सीसीटीवी से पता चला कि ट्रैफिक में टक्कर की वजह से मुस्लिम युवक की टोपी गिर गई थी। कानपुर में एक ऑटो ड्राइवर ने आरोप लगाया कि उसे जय श्री राम ना बोलने की वजह से पीटा गया। सच्चाई यह थी कि आपसी विवाद में युवक की पिटाई की गई थी। मतलब जय श्री राम को बदनाम करना है कैसे भी। आंध्र प्रदेश के करीमनगर में एक मुस्लिम युवक ने आरोप लगाया कि उसकी जय श्री राम ना बोलने पर पिटाई की गई। सच कुछ और ही था। उसने बताया ही नहीं कि एक लड़की ने उस पर भी छेड़खानी का आरोप लगाया था। इन पर ये छेड़खानी करते हैं पहले, फिर इनको पकड़ लिया जाए तो ये कहते हैं कि मैं मुसलमान हूं, मुझे छोड़ दो। मेरा जय श्री राम का झूठा स्क्रिप्ट बना देते हैं। भीड़ ने फिर उसे पीटा। भीड़ कानून हाथ में लेती है तो गलत, लेकिन सच पूरा होता नहीं है। आगे बढ़ते हैं और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोचिंग क्लास की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कार्यकर्ताओं को जीत का क्रैश कोर्स कराया। आज की बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 के चुनाव के लिए सबका साथ सबका विश्वास को जीत का मंत्र बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं से कहा, बहुत ध्यान से सुनिए क्या कहा उन्होंने कहा कि वो सभी धर्मों के लोगों से मिले, पसमानदा, बोहरा समाज, मुस्लिम समाज के लोगों से मिलिए, वोट की चिंता मत करिए, वोट ना भी मिले तब भी सबसे आप मिलें। आप इसे 2024 के लिए बीजेपी का वोट विस्तार भी आप कह सकते हैं। मतलब सोचिए, एक वक्त था जब एक वर्ग विशेष के वोट के लिए हिंदुओं को आतंकवादी बता दिया गया था। अब देश के प्रधानमंत्री वो कह रहे हैं वोट की चिंता मत करिए, सबका साथ जरूरी है। वोट ना भी दें तब भी सबको साथ लेकर चलिए, मुस्लिम समाज को जोड़िए। वोट नहीं मिलते, वोट की चिंता मत करिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एक वो टाइम भी था जब इस देश में एक वर्ग विशेष के वोट के लिए हिंदुओं को आतंकवादी बता दिया गया था। आगे क्या कहा प्रधानमंत्री ने? कहा कि वोट की चिंता नहीं, देश और समाज को बदलना है। आगे की चुनावी राजनीति पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं को अति आत्मविश्वास से बचने की सलाह दी, ओवर कॉन्फिडेंस। उन्होंने कहा कि मोदी आएंगे और जीत जाएंगे की सोच से बचना होगा। सत्ता में बैठे लोग इसे स्थायी ना समझें। 2024 के चुनावों की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चुनाव में 400 दिन बचे हैं, इसलिए पूरी ताकत से आप लग जाइए और हर वोटर के दरवाजे तक पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि युवाओं तक यह संदेश पहुंचाना है कि कैसे भारत कुशासन से सुशासन की तरफ आया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 18 से 25 वर्ष से कम आयु के लोगों ने भारत के राजनीतिक इतिहास को नहीं देखा। उन्हें पिछली सरकारों में हुए भ्रष्टाचार और गलत कामों के बारे में पता नहीं है, इसलिए बीजेपी के कार्यकर्ता उन्हें इसको लेकर जागरूक करें। तो 400 दिनों बाद जो चुनाव है उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह मंत्र और यह संवाद, देश नहीं झुकने देंगे में फिलहाल इतना ही। 100 बात की एक बात।